रघुवंशी जी, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट था, मतलब जिससे ओपनिंग बैलेंस जिसको हम लोग अकाउंट में बोलते हैं, बैंक खाता खोलते समय जो पैसा जमा किया जाता, वो था यादव वोट बैंक। ठीक, उसमें मुलायम सिंह जी ने मुस्लिम जोड़ा। फिर जब एक साइजेबल नंबर जो बन गया तो कुछ और जातियां आई। ठीक वैसे ही जैसे कल्याण सिंह एक अमाउंट लेके आए, एक रेनबो बना, तो बीजेपी के साथ और लोग भी जुड़े, उनको लगा कि हाँ सरकार बन सकती, वैसे ही। लेकिन इधर कुछ चुनाव बताते हैं कि यादव वोट में डेंट लगा और ठीक ठाक डेंट लगा, 15 से 20% का डेंट लगा टुवर्ड्स बीजेपी। रविकांत जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं वो बताते 15 से 20% का डेंट लगा समाजवादी पार्टी में। क्या उसकी भरपाई दलित वोट बैंक से करने की कोशिश है, प्रयास है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को तय करता है, देश से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनने का काम होता है। 80 लोकसभा सीटों को छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इनके साथ वार्ता करनी चाहिए। आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में बहन जी को जो है प्रधानमंत्री घोषित करने का काम करिए कि हम इनको चेहरा बनाएंगे, इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। जब आप जहां मजबूत सीटें हैं, जहां मजबूत वोट है, उनके साथ आप गठबंधन नहीं करना चाहते और सबके सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर सारे चेहरे प्रधानमंत्री के आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब आपस में लड़ते रहेंगे और प्रधानमंत्री जहां जो बनना होगा वो बन जाएगा। तो आज इनको तय करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी इधर उधर भागने के बजाय उत्तर प्रदेश में जो मजबूत वोट बैंक है, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है, इनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी के लिए हमारे नेताजी ने कहा कि बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित करें, मगर दलित प्रेम तो दिखा रहे हैं मूर्ति लगाकर, मगर प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही समाजवादी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं ये अपना खुद का जो वोट बैंक है। ठीक भैया, अशोक यादव जी वो कह रहे हैं कि बहन जी को घोषित कर दो प्रधानमंत्री, क्या जा रहा है? हिम्मत है अशोक जी, यादव जी की, क्योंकि यादव जी स्वयं बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, आप देखे होंगे, अगर पिछला बयान थोड़ा सा निकाल के माननीय प्रकाश राजभर जी का आप देखेंगे तो जो सबसे घटिया भाषा का इस्तेमाल बहन जी के लिए उन्होंने किया है, आज वो वोट बैंक की राजनीति को की तुष्टिकरण के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप उनके पिछले बयानों को और उनके जो सुपुत्र लोगों के बयानों को आप देखने का काम करेंगे तो कैसी कैसी बातें का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो इस तरह के लोग जो है ये अपने आप को कह रहे हैं कि मजबूत वोट बैंक, सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है कि मजबूत वोट बैंक है। 43 से 125 पे पहुंचा है, 43 से 125 पे आप पहुंचे हैं। आप जो अगर आपके साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ना होते तो आज 43 से भी नीचे घट जाते, ये आंकड़ा आपका आता। मगर आज जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाने का काम किया उसकी आप बात नहीं करेंगे, ना उसकी आप राय लेने का काम करेंगे, क्योंकि आज मजबूत वोट बैंक उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की धरती पर जिन सीटों पर आपको जिताने का काम किया 2017 में, उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। और जैसे ही आपको मजबूत वोट नहीं मिलेगा सुहेल देव पार्टी सूख जाएगी। उसके पास कोई व्यक्तिगत जनाधार है ही नहीं है उसके पास। भाई नहीं, आप कहाँ अपनी 2017 के चुनाव में देखा है लोगों ने ना, 2022 के चुनाव में भी आपका कहां पर, आपकी सीटें कहां पर थी भाई, ये भी देखा है लोगों ने। ठीक, एक मिनट रुकिए भाई। अगर हम तो कह रहे सुहेल देव राजभर पार्टी के पास कुछ नहीं है, हमने सबको उनको उलन खटोला पे बैठाने घुमाते देखा, और ओम प्रकाश राजभर को क्यों घुमाए आप सब लोग? उनके पास कुछ नहीं है उनकी जेब में, तो आप लोग क्यों घुमाते हो? तब तो ऐसे से भरकौरी आते हो, गले से लिपट जाते हो, कहते भैया इनका कोई वजूद नहीं है। अमा अशोक यादव, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं उनका कोई वजूद नहीं। आप मायावती, आप भाजपा, तीनों लोग उनको घुमा चुके उलन खटोला में, क्यों घुमाते हो? जब अब बाद में कहते हो उनके पास कुछ है नहीं। अरे है नहीं तो आप रोटी नहीं खाते, आपको समझ नहीं? तब तो कचौड़ी लेके जाते हो नेत्राम की, सुबह सुबह ओम प्रकाश राजभर के घर। मैं नाम लूं, नाम बताऊं? जलेबी और कचौड़ी दोनों में लेके जाते हो, नाम बोल दूंगा मैं। क्यों लेके जाते हो? और आज भी जा रहे हो। मैंने क्या बोल रहा, राम राजभर बड़े नेता छोटे नेता ना, वो आप लोग जानो।
लेकिन आज भी नेता जा रहे हैं उनके पास, सोनकर जी की पार्टी के भी जा रहे हैं, नमकीन लेके, बोले चाय बनवाओ, नमकीन लेके आ रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो कुछ तो जादू है ना, असली है नकली छोड़ो, कुछ तो है ना। खैर प्रोफेसर रविकांत, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, और बहुत मेरे ख्याल से उस सारी बहस का निचोड़ उसी पर टिकता है। अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन, मुलायम सिंह और कांशीराम का गठबंधन, उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि यादव और जाटव के बीच में कंफर्ट जोन उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जमीन पर तनाव पसरा पड़ा है। तब जब नेता से नेता का गठबंधन होता है तो थोड़ा बहुत चवन्नी ठन्नी आ भी जाती है। ये तो जात से जात का गठबंधन है, वर्ग से जात का गठबंधन है, फिर कैसे निभेगी? जमीन पर तो मामला ऐसा है। रविकांत जी, देखिए अमिताभ जी, आपका पत्रकारिता का अनुभव और जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो अद्भुत है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे कम से कम 1 मिनट ज्यादा दें। जी जी बिल्कुल 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 जी। और मैं पहले सोनकर जी की बातों की तरफ चलना चाहता हूं। सोनकर जी ने जो बात कही, और उसका मैंने पहले ही उनका बीजेपी की तारीफ की कि देखिए उन्होंने जिसको प्रवक्ता के रूप में बिठाया वो सोनकर जी है। लेकिन सवाल जो मेरा था कि आप तब नहीं बोल पाते हो जब हाथरस में एक दलित बहन के साथ रेप होता है, प्रतापगढ़ में एक पासी परिवार को एक दरोगा गाली देता है और ये कहता है कि दलित औरतें तो मजा लेने के लिए होती है, जब महोबा में एक दूल्हे को पेशाब पिलाई जाती है तब आप नहीं बोल पाते हो, जब फिरोजाबाद में शैलेंद्र कोरी आत्महत्या करती है तब कोई बीजेपी का दलित नेता नहीं खड़ा हो पाता है, वहां आपका मुंह बंद होता है, जब एक साधु ये कहता है कि मौर्य और ये मूली की तरह इनको हम काट डालेंगे तब केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो जाती है। सवाल ये है कि आप उन मुद्दों पर बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। मेरा मानना यह है कि बीजेपी में कोई भी दलित नेता, कोई भी ओबीसी नेता दलित और ओबीसी के सवाल पर, एजेंडे पर बोलने की हैसियत रखता ही नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य तो भले ही डिप्टी सीएम हो लेकिन स्टूल मंत्री है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा सवाल जो अखिलेश यादव के यहाँ से जुड़ा है, देखिए अमिताभ जी, जो आपने बात की प्रतीक और प्रतिनिधित्व की, मुझे लगता है कि दलित को अगर आपको जोड़ना है तो उसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी आपको, वो है एजेंडा। अखिलेश यादव को दलित वोट कर सकता है अगर आप उसके एजेंडे पर बात करें। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने यहाँ क्या बात की है दलितों के भविष्य को लेकर के, दलितों के उत्पीड़न को लेकर के, दलितों की राजनीतिक जो आकांक्षाएं हैं उनको लेकर के कोई बात नहीं हुई है। तीसरी बात जो जमीन की आपने की, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे कि आज भी पिछले 3 दशक में जो सपा और बसपा की राजनीति हुई है उसमें जो कटुता इन दोनों जातियों के बीच में दिखाई पड़ती है वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है, उसको उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि आप गठबंधन किया आपने और उसके बाद बहुत सारे नेताओं को जोड़ा, लेकिन जमीन पर वो चीजें नहीं हुई है, क्योंकि राजनीति मैथमेटिक्स से नहीं चलती है, केमिस्ट्री से चलती है। और जब तक केमिस्ट्री नहीं होगी तब तक मुझे लगता है अर्थमेटिक्स से काम नहीं चलने वाला है। और अंतिम बात कि जो राजभर साहब कह रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ये बात क्यों नहीं कह पा रही, क्या हिचक है। वो अगर कहें कि मायावती जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, 75 साल के बाद ये देश क्या अब एक दलित प्रधानमंत्री नहीं दे सकता? अगर अखिलेश यादव इस बात को कहते पूरी हिम्मत के साथ कि हाँ हम बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और आप देखिएगा कि रिजल्ट आपको समाजवादी पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में राजनीतिक जो समझ है उसकी बेहद कमी है। अब वो कह रहे हैं कि राजभर ने, भाई उनके पास कुछ है ही नहीं। आपने ठीक कहा कि फिर आप गए क्यों थे? और सच्चाई ये है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का अपना एक जनाधार है और उन्होंने बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की थी। हमारी राजनीतिक जो उनकी जो चीजें हैं उस पर हमारी असहमतियां हो सकती है कि कब वो कहां जाते हैं, लेकिन हकीकत को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही और जो तमाम जातियां हैं, मैंने कहा कि नॉन जाटों पर अगर अखिलेश यादव काम करते हैं तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही अब कांशीराम साहब की आप प्रतिमा लगा रहे हैं,
प्रतिमा लगा रहे, ठीक है, लेकिन बेहतर हो कि कांशीराम साहब की जो समझ है उसको आप अप्लाई कर दें। कांशीराम बिल्कुल, साहब ठीक बात। बराबर जो राजनीति में प्रयोग कर रहे थे वो था अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना। तो आप अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना नहीं चाहते हैं, आप नॉन जाटाओ दलित को जोड़ना नहीं चाहते हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको राजनीतिक परिणाम मिलेंगे। जी ठीक बात है। रविकांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं सोनकर जी को एक छोटा सा अवसर दूंगा। सोनकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आदरणीय अमिताभ जी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आदरणीय हमारे जो रविकांत जी हैं, मैंने वो कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे में जो बोलने की बात आपने कही, जो अपराध जो जुड़ी हुई बात कही, उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंसी के नीति कानून व्यवस्था का अपराध, और मैंने एक उदाहरण भी दिया कि उत्तर प्रदेश ही देश का पहला प्रदेश बना है जो दलितों को न्याय दिलाने में, अपराध मुक्त कराने में पहला प्रदेश नंबर बनाया है। और दूसरी बात, चाहे ऐसी कहीं घटना हो, ऐसा हर व्यक्ति अपराध के प्रति और जो दोषी होता है उसकी कार्रवाई करने के सशक्त के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति और समाज का हो, उस तरीके से ठीक है सोनकर साहब, ठीक है। अब आपने अपनी बात रख ली।